नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व ने 4.5 साल के बाद ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और साथ ही साल के अंत तक इतनी ही कटौती और करने का वादा भी किया है। साल 2025 में 1% और इसके अगले साल 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने की भी बात कही। और इस खबर के बाद बाजार की शानदार ओपनिंग हुई। बाजार ने खुलते ही 25,611.95 का नया हाई बना डाला, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार निचले स्तर पर आता दिख रहा है और वहां पे टिक नहीं पाया। बाजार आखिर घबरा क्यों गया? बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर क्या है और निवेशकों को ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण केजरीवाल जी, मार्केट एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। श्रेया नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को। जी सर। सर, उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि फेड 1/4% का रेट कट करेगा, लेकिन सीधा आधा फीसदी। ये सीधा आधा फीसदी क्यों? रेट कट की जहां तक बात है, 50 बेसिस पॉइंट की गई। अगर आप देखें कि जब भी लंबे अरसे के बाद पहला रेट कट आता है तो वो प्राय करके 50 बेसिस पॉइंट आता है, वो 25 बेसिस पॉइंट नहीं आता। और उसके बाद पहले कट के बाद वो 25 बेसिस पॉइंट पर आता है। ये इतिहास बताता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका में जब ये अनाउंसमेंट आया तो वहां से डाउ जोन्स, जो लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर चल रहा था, वो बढ़कर 450 पॉइंट ऊपर गया और बंद होते होते 100-125 पॉइंट नीचे बंद हुआ। अगर आप भारत बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 600, 650, 700 अंक के आसपास सूचकांक ऊपर था। 200 पॉइंट के ऊपर निफ्टी ऊपर था। लेकिन अब निफ्टी महज 25 पॉइंट रह गया है और बीएसई का सूचकांक 200 अंक के नीचे 185 पर रह गया है। 40 मिनट बाकी हैं। तो क्या अमेरिका के तौर पर या उसी स्टाइल में अपन बंद होते होते नेगेटिव हो जाए, ये 40 मिनट के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है श्रेया, एक बड़ा इवेंट पूरा हुआ। अब बाजार को अपने खुद के स्टीम पर चलना होगा। प्रदर्शन, जहां तक कंपनियों का सवाल है, जो मार्च के तिमाही के नतीजे आए थे, जून तिमाही के जो नतीजे आए थे, उसके अंदर में वो रुचि नहीं थी जो बाजार को उम्मीद है। क्या सितंबर के नतीजे में एक बदलाव देखने को मिले जिससे बाजार अपने जो ऊंचे वैल्यूएशंस है उसे जस्टिफाई कर सके? तो सर, अगला बड़ा ट्रिगर, क्योंकि ये जो जैसा कि आपने कहा ये बड़ा इवेंट समाप्त हो गया, अब अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए सितंबर तिमाही नतीजे ही है या फिर कोई और भी बड़ा ट्रिगर है सर बाजार के लिहाज से? देखिए, बड़ा इवेंट वही है, क्योंकि जितनी कंपनियां लिस्टेड है सब अपने नतीजे देंगे। सभी का प्रदर्शन देखा जाएगा, किस सेक्टर में एक रुझान बन रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ये सभी देखा जाएगा। छोटे मोटे इवेंट्स अलग अलग, आप समझिए अगले 1.5-2 महीने में 4-5 राज्य में चुनाव होने हैं, उनके नतीजे आएंगे। लेकिन ये जो चुनावी माहौल जो होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। उसका इम्पैक्ट 1-2-3-4 दिन में रहकर खत्म हो जाता है। बट बाजार के लिए बड़ा इवेंट पहला होगा आपके सितंबर तिमाही के नतीजे। दूसरा ये कि क्या अमेरिका में जो फेड ने रेट कट की है और 2 और इस साल में रेट कट की बात की है, क्या भारत में अक्टूबर और फिर दिसंबर में जब आरबीआई की मीटिंग होगी पॉलिसी के लिए, तो क्या उसमें से किसी भी एक मीटिंग में कोई कट की बात आती है या कट होता है? तो ये कोई कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार पार्टिसिपेंट्स इस पर नज़र बना के रखेंगे सर। लेकिन मेरा अगला सवाल सर मिड कैप सेक्टर को लेकर है। सर, मिड कैप सेक्टर बुरी तरीके से टूट रहा है और निवेशक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजार तो हाई रिकॉर्ड बना रहा है लेकिन उनका पोर्टफोलियो रेड है। क्या कहेंगे सर इस पर?
आपने हकीकत की बात की है। और अगर आप देखें पिछले 12 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप जो सेक्टर था हम्म। उसमें जो तेजी आ रही थी, बीएसई के सूचकांक और निफ्टी के जो कंपैरिजन में, तो ये करीब करीब 70-75% आउट परफॉर्म किया था। अब शायद आप जो देख रहे हो, ये ओवर ओनरशिप जिसे कहते हैं कि छोटे निवेशक इसमें सभी के सभी निवेशित हैं, और इसलिए जब बेचने का समय आता है तो सब एक साथ बेचते हैं। शेयर बिकना मुश्किल हो जाता है, और गिरावट जब होती है तो वो इतनी बड़ी होती है कि किसी से संभल नहीं पाता। शायद यही एक पहले दिन देखा जा रहा है, जहां पर ये एक्सप्लेन करता है कि ये ओवर परफॉर्मेंस के कारण इसमें जो गिरावट हो रही है वो सूचकांक और निफ्टी के बनिस्बत बहुत ज्यादा बड़ी है। और जैसे आपने कहा कि हरे निशान दिखते नहीं, सभी कुछ लाल दिखता है स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सर। तो सर, ये क्या प्रॉफिट बुकिंग है या फिर और करेक्शन आएगी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, दिन खत्म होने को आ रहा है। हम्म। मेरे ख्याल से आज सभी को रेट कट के बाद उम्मीद थी कि बाजार अच्छा रहेगा, जी। अच्छा खुला, लेकिन उसके बाद गिरावट हुई है। जाते जाते मैं लोगों को और निराश नहीं करना चाहता, लेकिन जो करेक्शन शुरू हुआ है वो ऐसा लगता नहीं कि ये सिर्फ एक दिन का करेक्शन है। ये कम से कम 2-3 दिन चलेगा, और उसके बाद ये तय करना होगा कि क्या ये एक लार्जर करेक्शन का हिस्सा है कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वापस रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो क्लोजिंग बेल्स पे अब डिपेंड करता है, वही बताएंगे कि आखिर अब बाजार में क्या दिशा बनती नजर आ रही है। लेकिन सर, ये जो एक स्टॉक है ना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, देखिए फिलिप कैपिटल ने सर 27% का अपसाइड पोटेंशियल बताया इसमें, लेकिन आज ये स्टॉक एकदम से धड़ाम हो गया। 8% की करीब गिरावट आई है, भारी गिरावट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। निवेशक परेशान हो गए सर, करे क्या अब इसमें? श्रेया, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लें। आज चौथा दिन है इसके इतिहास का। बिल्कुल। 70 रुपए में कंपनी ने शेयर दिया, हम्म। और 150 रुपए का ये सोमवार को प्राइस डिस्कवरी हुआ। उसके बाद 165 पे बंद हुआ, फिर कुछ 181-82, कुछ बंद हुआ 187-88 से आकर ये शेयर उल्टी गिनती शुरू हुई है। मेरे ख्याल से अभी तक ये शेयर ने अपना एक बेस नहीं बनाया है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो इतना महंगा शेयर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भारतवर्ष में आज के दिन नहीं है। जितने भी लिस्टेड प्लेयर हैं, मैं सिर्फ नाम लेने के लिए उनको कह रहा हूं, कोई भी ऑर्डर में नहीं बता रहा। LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, इंडिया शेल्टर, कैनफिना होम, ऐसे सब अगर आप इनकी बात करें तो ये उनमें सबसे उछले स्तर पर है। और कल के लेवल पर इसकी जो मार्केट कैप थी 1.5 लाख करोड़ के आसपास, वो हम्म। बाकी सब इसके क्षेत्र में जितनी कंपनियां थी उनके मार्केट कैप के बराबर, या हो सकता है कुछ मामूली ज्यादा थी। हम्म। कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कहते हैं ना यूफोरिया, जी। ओवर सब्सक्रिप्शन का, 3.25 लाख करोड़ के सब्सक्रिप्शन का मैंने इतिहास बनाया है, ये सब उसमें शामिल था। अब करेक्शन, रियलिटी, सैनिटी सब आ रही है, और जैसे मैंने कहा आने वाले सप्ताह में आपको इसकी एक नई ट्रेडिंग रेंज इस्टेब्लिश होगी कि किस सीमित दायरे में ये शेयर घूमेगा। जब तक ये सीमित दायरा तय नहीं होता, मेरे हम्म। ख्याल से इस शेयर में कहीं पर भी एक लिमिट, एक रेंज बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में, वो क्या करें अभी फिलहाल? एग्जिट करने की सलाह रहेगी कि होल्ड करें? क्या सलाह देंगे सर आप? तो यह सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन ये निवेशक को तय करना चाहिए है। अगर हम्म। उनको IPO में शेयर मिला तो जी। क्या 70 में शेयर मिलने के बाद में 150, 165, 181
इन भावों में कहीं पर भी इन्हें निकलने की इच्छा हुई या नहीं हुई। दूसरी तरफ जिनको शेयर नहीं मिला, उनको 165 में शेयर नहीं मिला, उन्होंने 180 में लिया। तो क्या यही एक आखिरी शेयर शेयर बाजार में रह गया था जिसके बिना उनका पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट था? ऐसे सवाल के अगर वो जवाब दे पाते हैं, तब वो इसका जवाब तय कर सकेंगे कि क्या इस भाव में मौजूदा स्तर पर इसमें निवेशित रहना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए आपके पास जवाब नहीं है, तो जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा, 3-4 दिन का समय दीजिए, शेयर को एक रेंज बनाने का टाइम दीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि आपको शेयर में क्या करना है। ठीक है, टाइमली और फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि करना क्या है शेयर में। सर इसी के साथ अगला सवाल मेरा वोडाफोन के ऊपर है। वोडाफोन के शेयरों में भी आज भारी डेंट पड़ा है, 15% तक लुढ़क गया ये शेयर। और खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये की जो रिकैलकुलेशन के लिए जो टेलीकॉम कंपनी ने याचिका दी थी उसको खारिज कर दिया। उसके बाद से ये डेंट पड़ता दिखा हमें वोडाफोन के स्टॉक्स में आज। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे ये जो करेक्शन है आज की, ये क्या जारी रहेगी वोडाफोन के स्टॉक में? करना क्या चाहिए निवेशकों को? श्रेया, जो करेक्शन आया है वो इवेंट बेस्ड या न्यूज बेस के ऊपर आया है। याचिका को खारिज कर दी गई है, उसको लेकर कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है, इसके लिए शेयर गिरा है। क्या यहां से शेयर के अंदर में आने वाले दिनों में भी बड़ी गिरावट होगी, या सरकार इनको कुछ सुनकर सुनवाई करके कुछ निर्णय ले सकती है कि इसका कैलकुलेशन कैसा हो? ये समय बताएगा। बट मेरा मानना यह है कि ये नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट है, शेयर के फंडामेंटल के ऊपर इम्पैक्ट अवश्य पड़ा है, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए जितने की शेयर गिरावट दिखा रही है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कल आप जाकर शेयर खरीद लीजिए। कुछ समय दीजिए, सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेकर अवश्य आएगी, सुप्रीम कोर्ट को वापस कुछ न कुछ समझाएगी कि क्या किया जा सकता है, और ये टेलीकॉम कंपनियों को इसका इम्पैक्ट कम कैसा किया जाए उसका ऑल्टरनेटिव भी दे। ठीक है, तो समय लगेगा इस वाले स्टॉक में। सर दूसरा सवाल ना मेरा पीएसयू बैंक्स के ऊपर है। ये जो उम्मीद जताई जा रही थी कि यूएस में रेट कट के बाद ना पीएसयू बैंक स्टॉक्स में हमें खरीदारी देखने को मिलेगी, लेकिन इस पूरे हालांकि वो आज भी नहीं दिखी। और पूरे वीक की बात करूं तो पीएसयू बैंक 5.5% तक डाउन है, वही प्राइवेट बैंक से 3.5% अप है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पीएसयू बैंक्स की अगर आप वेटेज की बात करें तो सूचकांक के अंदर में एक एसबीआई को छोड़कर और कोई पीएसयू बैंक का वेटेज नहीं आता। एसबीआई के अंदर में कुछ समय पहले एक डाउनग्रेड आया था, जहां पर यह कहा गया था कि इस बैंक में एक गिरावट आ सकती है। उसके बाद से एसबीआई अभी भी थोड़ा वीक चल रहा है। उसी के बनिस्पत अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो पिछले गुरुवार से बैंकिंग में एक बड़ा जंप आया था, जहां पर खास करके एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में एक बड़ी तेजी आई थी। जी। और जो वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होती है, उसके अंदर में कॉल ऑप्शन राइटर्स को काफी बड़ा झटका लगा था। मेरे ख्याल से वो सिचुएशन अब कूल ऑफ हो रही है, और हो सकता है कल या सोमवार से आप देखेंगे कि ये जो प्राइवेट बैंक्स है इनमें थोड़ी सी करेक्शन आए, और पीएसयू बैंक जिसमें लगातार एक गिरावट देखने को मिली है उसमें कुछ सुधार देखने को मिले। ये बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग का जो चक्कर है, ये चलता आ रहा है कई समय से बाजार में, और ये आपको अगले सप्ताह से देखने मिलेगा। तो सर करना क्या चाहिए पीएसयू बैंक्स में? जिनके पोर्टफोलियो में शामिल है वो क्या करे, वो क्या रणनीति अपनाए? देखिए, आपको कहीं ना कहीं इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जल्दबाजी न करें, जब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तब आप नया निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर आप होल्ड कर रहे हो और आप एग्जिट का समय या टारगेट सोच रहे हैं, तो जब ये रिकवरी देखने को मिले
तब आप उछले स्तर पर थोड़ा थोड़ा माल बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। सर अब दूसरे सेक्टर पे शिफ्ट करना चाहूँगी, एनर्जी बास्केट की मैं बात करना चाहूँगी। सर एनर्जी बास्केट कुछ दिनों पॉजिटिव था, वहाँ पे खरीदारी भी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से अभी गिरावट का सिलसिला जारी है। स्पेशली ऑयल एंड गैस वाले बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। सर एनर्जी बास्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, जो आप ओएमसीज की बात कर रही हैं या एनर्जी बास्केट की बात कर रही हैं, इसमें दो चीज ध्यान रखनी चाहिए। ये कंपनी सरकार की जो ओएमसीज हैं, इनमें एक डिविडेंड प्ले होता है। ये सभी कंपनियां पिछले 5 7 10 दिन में एक्स डिविडेंड हुई है, और इनके डिविडेंड का जो आउटफ्लो होता है वो बड़ा होता है शेयर के कंपैरिजन के हिसाब से। जैसे कि 400 रुपए के शेयर में करीब 10 रुपए का डिविडेंड होता है, तो ये 2.5% के आसपास हो जाता है। तो एक तो इसका इसका दबाव शेयर के प्राइस पर देखते हैं जब वो एक्स डिविडेंड होता है। दूसरा, अगर देखें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक गिरावट आई है, जिसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट अभी तक इनके वर्किंग में नहीं दिखा है, क्योंकि नतीजे आने बाकी हैं। सितंबर तिमाही के जब नतीजे आएंगे तो ये सॉफ्टनिंग ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये शेयर में एक इम्पैक्ट आएगा। तीसरी और आखिरी बात इसमें यह है कि एक विंडफॉल टैक्स लगाया गया था भारत सरकार की तरफ से, जिन जी। कंपनियों को बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। ओएनजीसी ये टैक्स दे रहा था, जिसे कल या परसों हटा दिया गया है। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इनको आएगा। तो जिस तरीके से ये शेयर में आपको जब बदलाव या सुधार देखने को मिले, ओएनजीसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये विंडफॉल टैक्स नहीं देगा। ठीक है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर कि क्या रिसेशन का फियर जो है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि फेड चेयरमैन पॉवेल जी ने कहा कि कोई संकट नहीं है रिसेशन का। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, आपका क्या मानना है? देखिए, पॉवेल का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा साफ है कि रिसेशन आने का कोई आज के दिन कोई संभावना नहीं है। इसके ऊपर डिटेल मिनट्स क्या थी वो 2 3 दिन में पब्लिश हो जाती है, तो सबको एक एक तरह का क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण हो जाता है कि फेड का क्या मानना है आगे जाकर। उन्होंने ये जो रेट कट करी और आने वाले रेट कट की जो बात करी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। आखिरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज डाउ का रिएक्शन क्या होता है। जबकि कल रेट कट हो गया, उसके बाद तेजी देखने को मिली, और फिर वो पूरी की पूरी तेजी साफ होकर नेगेटिव में बंद हुआ। मान लीजिए 3 चीज आज हो सकते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट रहने के बाद बाजार कुछ पॉजिटिव बंद हो, दूसरा वॉलेटाइल रहने के बाद बाजार फ्लैट बंद हो, और तीसरा वॉलेटाइल होने के बाद आज कुछ नरमी हो। अगर तीसरा संकेत होता है कि वॉलेटिलिटी के बाद बाजार संकेत नेगेटिव में बंद होते हैं, तो इसका साफ मतलब ये निकाला जाएगा कि बाजार 50 बेसिस पॉइंट से खुश नहीं हुई। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद कुछ कम आएगा, और अगर कम आता तो बाजार में गिरावट नहीं देखने को मिलती। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और सर बहुत बहुत मैं क्लोजिंग अगेन ले रहे हैं बैच। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार श्रेया, एंड थैंक यू।